प्लीज डोंट वॉच इफ यू हैव क्लस्ट्रोफोबिया। आज ये जानांगे पारिया डाइविंग डिजास्टर दे पीछे दी असल कहानी। का बिग शाउट आउट टू बदमाश आइकन, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। डिस्क्लेमर, अगर किसी को क्लस्ट्रोफोबिया है तो सावधान, आपको आज की ये सच्ची कहानी ताजा सांस लेने को तरसा सकती है। वीडियो को 1x पर कर लीजिए बिकॉज नीचे ये लाइन चल रही है। अगर आप इस लाइन के आखिर तक सांस रोक लेते हो तो ही वीडियो को आगे देखना। ये रिक्वेस्ट नहीं, वार्निंग है, नहीं तो आगे आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। वीडियो में देखते हैं कौन कौन इस लाइन के आखिर तक पहुंचता है। फेफड़ों में लंबी सांस भरी है। बस इतना काफी है। इसका मतलब आप आगे की वीडियो देख सकते हैं, बहुत ज्यादा भयानक होने वाला है। डॉलेज वाले बनाया देखो। 4 जनवरी 2024 रात का वक्त था। दो अनुभवी डाइवर्स क्रिस्टोफर्स गेट एंड फैड्रिक, ये दोनों बेल्जियम के प्लेट टेल रेजर्वोयर में डाइव करने जा रहे थे। वो भी एक विशाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम के नीचे बनी एक झील में। प्रॉब्लम थी इस डैम के 4 विशाल टर्बाइन्स जो दिन भर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए पानी को खींचते रहते थे। लेकिन समस्या ये थी, ये टर्बाइन्स बिना किसी वार्निंग के कभी भी चालू हो सकती थी। दैट इज व्हाई डाइविंग क्लब ने यहाँ सेफ्टी जोन्स बनाए थे, जोन ए और जोन बी, जहां कोई नहीं जा सकता था। कुछ नया एक्सपीरियंस करने आई ये दोनों डाइवर्स उस खतरे से अनजान सेफ्टी जोन से बाहर निकल गए जहां कोई सिक्योरिटी नहीं थी। शाम के 5 बजे जब सभी लोग अपने घर लौटने लगे, तभी क्रिस्टोफर और फैड्रिक अपनी नाइट डाइविंग के लिए प्रिपरेशन करने लगे। देखिए, वो नॉर्मल डाइव करने नहीं आए थे, उनका इरादा कुछ और ही था। दोनों एक फास्ट अंडर वाटर स्कूटर के साथ 40 मीटर की डेप्थ में उतर आए, जहां कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। टर्बाइन्स बंद थे और चारों ओर घना अंधेरा था। उन्हें कुछ नया एक्सपीरियंस करना था। उसके चक्कर में अब वो दोनों डैम इनटेक टनल के ठीक सामने थे। लेकिन तभी ऑन हो गया ना डैम दा। आदमी के ने पहले ही क्या किस टाइम भी चल सकता है यार। हल्का सा कंपन हुआ और दोनों को अजीब सी वाइब्रेशंस फील होने लगी। चल पिया विदाउट एनी वार्निंग डैम एक्टिव हो गया, मानो जैसे वो डैम उन्हीं का इंतजार कर रहा हो। सडनली 4 रिवर्सेबल पंप टर्बाइन्स चालू हो गए और 106 क्यूबिक मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो टर्बाइन्स पानी को अपनी ओर खींचने लगे। उन्हें रिएक्ट करने का वक्त भी नहीं मिला। बहुत ज्यादा स्पीड। उस स्ट्रॉन्ग फोर्स ने दोनों को टनल में खींच लिया जहां टर्बाइन्स मौजूद थे और विशाल घूमते हुए ब्लेड्स उनका इंतजार कर रहे थे। वो दोनों अब पूरी तरह से हेल्पलेस थे। अंडर वाटर स्कूटर भी उस स्ट्रॉन्ग फोर्स के सामने फेल हो गया और फिर दोनों सीधा उन ब्लेड्स से टकराए। टुकड़े टुकड़े हो गए और उनके चीथड़े उग गए, उनका कचूमर बन गया। फ्राइडे मॉर्निंग रेस्क्यूअर्स को डैम के नीचे छोटे छोटे बॉडी के कुछ पार्ट्स मिले और 1 किलोमीटर की दूरी तक उन्हें ह्यूमन रिमेन्स मिलते गए। एक डेल्टा फोर्स क्या कुछ कर सकती है, शायद आप इस घटना से जान जाओ। ये एक रियल फुटेज है लेक ओलिवर डैम घटना की, जो GoPro में रिकॉर्ड हुई। उस दिन सभी चेक लिस्ट डबल चेक की गई थी। सभी वॉल स्विचेस और लोटो को भी डबल चेक किया गया था ताकि डाइवर सेफली पानी में जा सके। एलेक्स नाम का एक डाइवर उस दिन वाटरफॉल चैम्बर में एंटर करता है जो लेक से सीधा कनेक्टेड था और उस दरवाजे को एक चेन की मदद से ऊपर उठाया जाता था। ऑन दिस डे गेट बंद था और एलेक्स धीरे धीरे चेन के साथ साथ नीचे उतरने लगा। हेलमेट पे लगे कैमरा में सब रिकॉर्ड हो रहा था, सब कुछ सही से चल रहा था कि तभी I'm stuck. उसे अपनी बॉडी पर एक खिंचाव महसूस होने लगा। एक इनविजिबल फोर्स उसे अपनी ओर खींच रही थी। एलेक्स इस बात से फुली अवेयर था कि अगर डैम के पास किसी फोर्स ने उसे खींचा तो वो उसे अपने साथ ले जाएगी। वो भी ये सब सोच ही रहा था कि उसका दायां हाथ एक होल की तरफ खींचने लगा और फिर 850 पाउंड ऑफ प्रेशर उसे खींचने लगा। वो जोर से चिल्लाने लगा, आई एम स्टक, आई एम स्टक। यार उसकी एक आर्म 10 इंच की पाइप में और उसका फोर्स उसे पुल कर रहा था। अब उससे बाहर निकलना
नियरली इम्पॉसिबल। देखिए वो बिल्ट अप प्रेशर वैसा था जैसे एक हाथ से पूरी गाड़ी को उठाना हो। उसके फेफड़े सिकुड़ने लगे, सांस लेना तो बहुत दूर की बात। उधर ऊपर खड़े सभी वर्कर्स में हड़कंप मच गया। सभी हैरान थे बिकॉज सभी चीजें डबल चेक की गई थी। लेकिन फिर भी अब सभी कोवर्कर्स ये पता लगाने में जुट गए आखिर कौन सी इनविजिबल फोर्स एलेक्स को अपनी ओर खींच रही थी। तो उन्हें पता चला वहां एक और हिडन पाइप है जो लोटो चेकलिस्ट में लिस्टेड ही नहीं थी, जो सीधा पेनस्टक टनल से जुड़ी हुई थी। और सबसे बुरी बात तो ये थी कि उस वॉल्व को बंद करने में करीब 30 मिनट लग गए। बट देयर वॉज नो होप फॉर एलेक्स। विद इन मिनट्स ही हैड लॉस्ट कॉन्शियसनेस और वो बेहोश हो गया। उसकी बॉडी और चेस्ट स्क्वीज हो गई जिससे उसकी बड़ी ही दर्दनाक मौत हुई। खैर ये तो कुछ भी नहीं, आगे जो मैं स्टोरी आपको बताने वाला हूँ मैं पहले ही वार्निंग दे दूं, शायद उससे आपकी सांसें फूल जाए। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, सच में आपकी सांसें लड़खड़ाएंगी। तो जिसने फेफड़ों का टेस्ट पास कर लिया था वो ही आगे बढ़े। ये स्टोरी जो मैं बोलने जा रहा हूँ शायद आपने ये किसी शॉर्ट्स वगैरह में देखी हो, लेकिन सब में डिटेलिंग मिसिंग होती है और वो बातें एक शॉर्ट वीडियो में समझाना बहुत मुश्किल है। अब दिल थाम लीजिए बिकॉज 25 फरवरी 2022 ट्रिनिडाड एंड टोबैगो नाम के एक देश में उस दिन कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में सुन पूरी दुनिया हक्की बक्की रह गई। दोपहर के 2:15 LMCS लिमिटेड नाम की कंपनी ने पेरियर फूल ट्रेडिंग कंपनी की पाइप को रिपेयर करने का काम लिया हुआ था। इस पाइप से शिप्स का फ्यूल अंडरग्राउंड सी पाइप्स के जरिए मेनलैंड तक ट्रांसपोर्ट किया जाता था। हालांकि ये पाइप्स अभी ऑपरेशन में नहीं थी क्योंकि इसका मेंटेनेंस का काम बाकी था। उसी दिन वक्त था 2:30। 5 डाइवर्स की टीम मेंटेनेंस का काम करने के लिए पहुंची। उनके नाम थे काजिम अली, यूसुफ हेनरी, फाइजल कवन, ऋषि नागेसर और क्रिस बुड्राम। इन डाइवर्स के लिए यह एक आम दिन था। इन्हें कोई अंदाजा नहीं था अगले आधे घंटे में इनके साथ क्या होने वाला था। देखिए पाइप को एक्सेस करने के लिए एक हैबिटेट बेल का इस्तेमाल किया गया जिसको पाइप के ऊपर लगा दिया ताकि हवा के प्रेशर से सारा पानी बाहर निकल जाए और काम करने के लिए जगह बन जाए। और उन्हीं कामों में से एक काम था बर्थ 6, मतलब जिस पाइप के किनारे वो थे उनमें से एक इन्फ्लेटेबल प्लग को रिमूव करना। ये प्लग क्रूड ऑयल को सी वाटर से सेपरेट रखता है। 2:45 उस हैबिटेट में काजिम अली एक टूल को लेकर पहुंचता है जिससे उसके टीम मेंबर्स उस प्लग को डिफ्लेट करने लगे। लेकिन जैसे ही वो वॉल्व खुला एक जबरदस्त धमाका हुआ और पानी टॉयलेट फ्लश की तरह बहुत ही प्रेशर से हैबिटेट में घुस गया और सीधा उस पाइप के अंदर एक टोर्नेडो की तरह घूमने लगा। देखिए अकेला पानी होता तो बात अलग थी, लेकिन प्रेशर इतना ज्यादा था कि पांचों के पांचों डाइवर्स और उनके टूल्स सब कुछ उस पाइप के अंदर खिंचता चला गया। किसी को समझने का मौका तक नहीं मिला कि यह हो क्या रहा है। रियल फुटेज। क्यों है देखो जरा। ओए नाउ खत्म एंड। यार बड़ी गंदी मौत। अब वो पांचों उस छोटी सी पाइप के अंदर थे, सांस लेने को तरसते हुए। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि पाइप में वो घसीटते घसीटते जहां जाकर रुके वहां पर छोटी सी तंग जगह में सांस लेने के लिए एयर पॉकेट्स बनी हुई थी। लेकिन जो हवा उन्हें जिंदा रखे थी वही हवा इस दुर्घटना की वजह भी थी। यस, डिफरेंशियल प्रेशर ने उन्हें अंदर खींचा था। अच्छा inside the pipe. यार बड़ा गलत सीन हो गया। सब कुछ शांत हो गया और प्रेशर दोबारा से सेटल हो गया। अंदर घुसते ही, अंदर जाते ही वो देखते हैं, खैर वो कुछ नहीं देखते, वो अपने आप को तेल के कीचड़ में पाते हैं। उन्हें अंदर ही अंदर ये लग रहा था
कि अब वो मरने वाले हैं, बट फॉर्चुनेटली वो अभी भी जिंदा थे। वो भी सभी के सभी। हर तरफ अंधेरा था, पिच ब्लैक। और सबसे बेकार बात तो ये थी कि वो उस अंधेरे में अपनी आंखें भी नहीं खोल सकते थे, क्योंकि जैसे ही वो अपनी आंखें खोलते थे तो उनमें जलन होने लगती। ऐसा लगता है जैसे वो आग से उबल रही हो उस ऑयल और गैसेस की वजह से। जैसे ही उन्हें कुछ समझ आने लगा तो वो डाइवर्स एक दूसरे को चीख चीख कर बुलाने लगे और एक दूसरे की स्थिति को असेस करने लगे। उनकी आंखों में जलन हो रही थी, कान बज रहे थे, शरीर जख्मी और फेफड़े हवा को तरस रहे थे। उन्होंने जैसे तैसे कर अपने एयरवेज नाक को साफ किया और सांस ली, वो भी छोटी सी तंग थोड़ी सी जगह से। वो अपने शरीर को ऊपर और अपने सर को बिल्कुल पाइप से चिपका के रख रहे थे ताकि वो सांस ले सके। लेकिन वो सांस ले रहे थे, सांस भी कोई ताजा नहीं बल्कि क्रूड ऑयल की बदबू वाली सांस थी। देखिए अब वो जिंदा तो थे, लेकिन ये नहीं पता था कब तक। अब वो एक दूसरे को इंस्पेक्ट करने लगे और ये पता करने लगे कि वो पाइप के डेड एंड से कितनी दूर हैं और वो कहां तक पहुंच आए हैं, कितनी दूर तक निकल आए। लेकिन इसका पता लगाना आसान काम नहीं था, बिकॉज कोई टॉर्च लाइट नहीं, घना अंधेरा, और किसी को यह भी पता नहीं चल रहा था जाना किस ओर है, इस तरफ जाना है या इस तरफ, क्योंकि अगर इस तरफ गए तो डेड एंड है, कोई ओपनिंग नहीं। अब वो जा सकते थे तो इस तरफ, लेकिन उन्हें दिशा का कोई पता नहीं था किस ओर जाना है। वो पाइप करीब 1200 फीट लंबी थी और किसी भी टीम मेंबर में ये एग्रीमेंट नहीं बन रहा था कि किस तरफ जाना है। सभी तुक्के लगा रहे थे। फिर उन्होंने डिसाइड किया सब एक साथ मिलकर एक ही डायरेक्शन में बढ़ेंगे और मूवमेंट क्रिस वाली साइड में करेंगे। तो सबसे आगे था क्रिस, फिर काजिम, फिर यूसुफ और लास्ट में फैजल। पाइप के अंदर बुरा हाल था, पाइप में ऑयल स्लग चिपका हुआ था और फिसलन भरी सतह पर मूवमेंट मुश्किल थी। वहीं कुछ लोग जख्मी भी थे, आंख और कान ऑयल से लबालब लथपथ थे और ये सब कुछ एकदम पिच ब्लैक डार्कनेस में, कुछ दिख नहीं रहा था। लेकिन फिर भी वह धीरे धीरे अपनी चोटों को झेलते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। 1 घंटे की मशक्कत के बाद एक और दिक्कत सामने आई। जहां से वो सांस ले पा रहे थे उस एयर पॉकेट का एंड आ गया। सबसे आगे वाला बंदा यानी क्रिस, उसका सर अब सिर्फ पाइप के टॉप से 6 इंच के गैप में ही रह गया था और वो जगह और हवा बस कम ही होती जा रही थी। क्रिस और काजिम ने डिसाइड किया बाकी लोग पीछे रहेंगे और वो दोनों आगे जाकर एक और एयर पॉकेट ढूंढेंगे जहां से वो सांस ले पाए। उन्होंने वादा किया कि अगर बचे तो मदद ले आएंगे। वो दोनों जितना हो सकता था सर को ऊपर टिकाकर आगे की ओर बढ़े, लेकिन सांस लेने का रास्ता इतना छोटा सा हो गया था कि बीच बीच में उनके मुंह में ऑयल भी चला जा रहा था, जिसके चलते उन्होंने एक लंबी सांस भरी और ऑयल में डुबकी लगाई और आगे बढ़े। वो स्ट्रगल करते हुए और सांस को तड़पाते हुए। फॉर्चुनेटली एक लगता डाइवर है गया, इन्हां नूं ते होना चाहिदा वा कि सांस के 2 मिनट रोक सकते हैं, ਅਸੀਂ 3 मिनट रोक सकते हैं। प्रैक्टिस होनी चाहिए यार, पागल डाइवर है गया। फिर गैप में पहुंच ही गए, लेकिन तभी वो किसी चीज से टकराए। वो एक ऑक्सीजन टैंक था, उन्हें यहाँ से निकलने के लिए यही तो चाहिए था। और उस ऑक्सीजन टैंक ने उन दोनों को अगले एयर पॉकेट तक पहुंचने में मदद की, लेकिन वो दोनों ऑक्सीजन टैंक्स खत्म होने लगे और क्रिस वाला ऑक्सीजन टैंक तो बिल्कुल खत्म हो गया। लेकिन अब काजिम की इंजरी बद से बदतर होने लगी और वो अब ज्यादा तेज मूव नहीं कर पा रहा था। काजिम क्रिस को अपना बचा हुआ ऑक्सीजन टैंक देता है और हंसते हुए कहता है, साले अगर तू बच गया तो हमें मत भूलना। उस ऑक्सीजन टैंक का माउथ टूटा हुआ था, तो क्रिस सीधा ही उस टूटी हुई पाइप से सांस लेने को मजबूर था। क्रिस ने काजिम से वादा किया कि अगर वो जिंदा रहा तो वो उनके लिए जरूर हेल्प भेजेगा। ऐसा बोलते ही क्रिस आगे बढ़ने लगा, लेकिन आगे आगे समस्याएं बढ़ती ही गई क्योंकि वो ऑक्सीजन टैंक भी खत्म होने वाला था। लेकिन वो बिना चिंता किए आगे बढ़ता गया कि तभी वो किसी चीज से टकराया। वो एक ऑक्सीजन टैंक था, एक और ऑक्सीजन टैंक, जिसे देख क्रिस में जान आ गई। क्रिस ने उस ऑक्सीजन टैंक को आगे किया और जल्दी जल्दी 2.5 फीट की पाइप में आगे बढ़ने लगा। अब ये ऑक्सीजन टैंक भी जवाब दे रहा था। वो बहुत ही मुश्किल से सांस ले पा रहा था। आगे बढ़ते बढ़ते वो राइजर पाइप के पास पहुंच गया, क्योंकि अब रास्ता सीधा नहीं बल्कि ऊपर की ओर जा रहा था। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक भयानक ख्याल आया, ये पाइप का दूसरा एंड तो नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसे आगे सिर्फ इन्फ्लेटेबल प्लग मिलता। उधर वो ऑक्सीजन टैंक भी खत्म हो गया। उसने लंबी सांस ली और ऊपर वाले का नाम लेकर पूरी एनर्जी के साथ पुश मारकर
ऊपर आ गया और फॉर्चुनेटली वो वही पाइप का एंड था जहां से वो सब पाइप के अंदर घुसे थे। पाइप के ऊपर पहुंच उसने चैन की सांस ली, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो जोर जोर से चिल्लाया और पाइप को बैंग करता गया। करीब 2 घंटे मशक्कत करने के बाद 4:45 काफी शाउटिंग और बैगिंग के बाद क्रिस को फाइनली उस पाइप से बाहर निकाला गया। बाहर आते ही क्रिस ने टीम को बताया पाइप में छोटे छोटे एयर पॉकेट्स हैं और उसके 4 साथी अभी भी जिंदा हैं। वो घायल हैं लेकिन जिंदा है, प्लीज उन्हें बचा लीजिए। जिसके बाद क्रिस को हॉस्पिटल ले जाया गया। देखिए अब क्रिस को एक उम्मीद तो थी कि उसके दोस्तों को बचा लिया जाएगा। इस पॉइंट तक LMCS के दूसरे क्रू टीम को ये श्योरिटी भी नहीं थी कि कोई जिंदा भी हो सकता है, लेकिन क्रिस के वापस जिंदा लौटने पर एक उम्मीद जग गई थी। जिसके बाद डाइवर्स की एक टीम बनाई गई और वह समंदर में एंटर करते हैं। उन्होंने पाइप को ठोक बजा के देखा लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं था। फिर वो अलग अलग जगह पर उस पाइप को ठोक बजाकर देखने लगे पर फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं था कि तभी उन्हें रिस्पॉन्स बैक मिला, जिसका मतलब वो अभी भी जिंदा थे। जो डाइवर्स उस पाइप के अंदर ट्रैप्ड थे उन्हें यह टैपिंग की आवाज सुनकर काफी रिलीफ मिला होगा कि बाहर लोग कोशिश कर रहे हैं उन्हें निकालने की। उन्हें पता था कि अब प्रोफेशनल डाइवर्स और इक्विपमेंट्स उन्हें बचाने के लिए आ चुके होंगे और ऊपर शिप पर इवैक्यूएशन प्लान ही चल रहा होगा। ऑक्सीजन टैंक, रॉप्स, लाइट्स, कुछ ना कुछ तो आता ही होगा। लेकिन वक्त बीतता गया और कोई नहीं आया और उनके अंदर जो उम्मीद बनी हुई थी वो टूटकर बिखरने लगी। अंदर फंसे साथी इंजरी, ब्रीदिंग इश्यूज और ऑयली एयर से स्ट्रगल करते रहे। हर वक्त हाथ पैर मारते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन फिर भी कोई नहीं आया। हर बीतते घंटे के साथ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो इंतजार के अलावा कुछ कर भी तो नहीं सकते थे। अब आप सोचिए, आप अपने बेड पर एक कंबल को अपने ऊपर ओढ़ लेते हो और हर तरफ अंधेरा है। आप सांस ले रहे हो, वो सांस कार्बन डाइऑक्साइड में बदल रही है और आपका दम घुट रहा है बार बार। लेकिन उस कंबल को अपने फेस से हटाना आपके हाथ में है, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं था। वो सिर्फ सह सकते थे, इससे जूझ सकते थे, तड़प सकते थे, तरस सकते थे उस ताजी सांस लेने को जो उन्हें शायद नसीब नहीं होने वाली थी। कितना बुरा लगता होगा, कुछ 100 फीट दूर उनकी जिंदगी थी पर कोई उन्हें बचाने ही नहीं आया। वो पाइप को ठोकते रहे, दर्द, थकान आगे सीने कोई बचान आया ही नहीं। अन्य प्रोफेशनल डाइवर है दुनिया दे विच, पूरे मुल्कां दे विच कौन नहीं बचान आया ना? और खुद ही खुद नॉकिंग करते रहे पर आखिर में उन्हें रियलाइज हुआ कोई नहीं आने वाला। वो नॉकिंग और चिल्लाने की आवाजें अब धीरे धीरे कम होती जा रही थी और शांत होती जा रही थी। कंपनी ने कहा कोई सेफ रेस्क्यू प्लान नहीं था, इसलिए उन्होंने दूसरे डाइवर्स को अलाउ नहीं किया कि कोई अंदर जाए, क्योंकि डेल्टा प्रेशर फिर से बन सकता था। हालांकि कई डाइवर्स प्रोफेशनल इक्विपमेंट लाने के बाद भी रिस्क लेने को तैयार थे ताकि उनके साथियों की जिंदगी बच सके, लेकिन उन्हें मैनेजमेंट ने अलाउ नहीं किया। कुछ बातें क्लियर थी। क्रिस के रेस्क्यू होने के बाद फ्राइडे के शाम के 5 बजे तक सभी जिंदा थे। लोगों ने अगले 48 घंटों तक पाइप के अंदर से नॉक साउंड सुना। उस पाइप को ठोके जा रहे थे। ऑटोप्सी ने दिखाया कुछ लोग सैटरडे तक भी जिंदा थे और कुछ मंडे तक या तो वो अपनी इंजरीज के चलते मरे या हवा में ऑक्सीजन खत्म हो गए और या शायद वो एग्जिट ढूंढते ढूंढते थक कर मर गए। Everything inside me open. I rescue what's going on. Nobody was making an attempt to rescue me. इस इंसिडेंट के बाद किसी भी कंपनी ने उन डाइवर्स की फैमिली को सपोर्ट नहीं किया, ना कोई कंपनसेशन दिया गया और जस्टिस तो दूर की बात, किसी को भी लाइबल नहीं ठहराया गया और ना ही किसी पर क्रिमिनल केस चला, सिर्फ पॉलिटिक्स गेन के चलते। अप्रैल 2025 में गवर्नमेंट ने उन 4 डाइवर्स की फैमिली को और क्रिस को 1 करोड़ 25 लाख प्रति व्यक्ति पेमेंट अप्रूव किया। और सबसे स्केरी बात मुझे यह लगी, अगर क्रिस जिंदा बाहर ना आता तो इन कंपनियों ने इस बात को वहीं दबा देना था और किसी को भी इस मैनस्लॉटर के बारे में कानो कान खबर भी नहीं होनी थी। कोई ना जान पाता कि एक पाइप के अंदर जिंदा लोग दम तोड़ते रहे और वहीं जिंदा दफन हो गए। उस पाइप के अंदर फंसा हर एक सेकंड एक दिन जैसा लगा होगा। मैं सोच भी नहीं सकता। उन्होंने हर सांस के साथ मदद का इंतजार किया, लेकिन वो कभी आई ही नहीं। कितना भयंकर मंजर रहा होगा बेचारे उन लोगों के साथ। मौत भी तो आई, कैसे आई? आप खुद कल्पना कर सकते हो कि उन्होंने अपनी आखिरी सांस कैसे ली होगी। कुछ तो बार बार नींद में चले जाते होंगे और फिर ऊपर आते होंगे। शायद कुछ लोगों ने तो जानबूझकर खुद को मार लिया होगा और कुछ लोग मदद का इंतजार करते हुए कई दिनों तक अपने सर को
पाइप से टिका कर रखे होंगे ताकि वो अपनी आखिरी सांस ले पाए, लेकिन थक हार कर वो भी नीचे गिर पड़े होंगे और जिंदा उस क्रूड ऑयल में दफन हो गए होंगे। सोचिए एक 30 इंच की तंग जगह तेल से भरी पाइप में सांस लेते हुए इंतजार करना, हर एक सेकंड मौत की आहट महसूस करना, कोई आवाज ना सुनना और उस अंधेरे में कोई उम्मीद ना देखना, जिंदा रहना और मरने का इंतजार करना। दोनों में से कौन ज्यादा दर्दनाक होता है? शायद उन डाइवर्स ने हमें इसका जवाब अपनी आखिरी सांस में दे दिया। ओवर एंड आउट, ओवर एंड आउट, ओवर एंड आउट। यार ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਨਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਇਧਰ ਆ ਕੁਛ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈਗੇ ਆ 2-3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਾਈਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਅੰਦਰ ਯਾਰ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਮੌਤ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਮੌਤ ਆ ਯਾਰ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਚਲੋ एक डिफरेंट टाइप की वीडियो सी डिफरेंट टाइप का रिएक्शन सीगा चलो कोई डिफरेंट आपको सीखने को मिले इस वीडियो के अंदर थैंक यू फॉर वाचिंग अगर तुम्हें वीडियो चंगी लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना बाय बाय।